हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें हिंदी की पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नेट हिंदी जून 2025 में जो हाल ही में अभी पेपर हुआ है वो हम आपके यहाँ पर आज सॉल्व करवाने वाले हैं। और यहाँ पर न केवल आपको वो जो पेपर है वो सॉल्व करवाया जाएगा, बल्कि आपको ये भी बताया जाएगा कि जो कौन सा प्रश्न है वो कहाँ से आया है। एक बार आप देख भी सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रूफ रखे है कि जो कौन सा प्रश्न है वो कहाँ से आया है। तो आप इस क्लास में लगातार बने रहिए ताकि आप ये न केवल प्रश्नों की जो आंसर है वो जान पाए, बल्कि जो एनटीए के प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो भी आप समझ सके। इसके अलावा जो बिगिनर है, जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं, और उनके लिए भी ये क्लास बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि वो इस क्लास अगर पूरी देखते हो अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनटीए किस पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछता है और ऐसी कौन सी बुक है जो लगातार 2-3 सालों से एनटीए की फेवरेट बनी हुई है। तो आप भी इस क्लास को देखकर संपूर्ण जानकारी समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न नंबर 52 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, ये पूछा गया है मुर्दैया आत्मकथा, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है यूनिट 10 से। आत्मकथा को तुलसीदास ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, यानी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे जो क्रम है वो रखे हुए हैं। इसकी सबसे पहले भूमिका है, फिर जो विभाजन में जो प्रथम अंक है उसका नाम है भूतेही पारिवारिक पृष्ठभूमि। नंबर 2 मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। 3 अकाल में अंधविश्वास। 4 मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5 भूतैया नागिन। 6 चले बुद्ध की राह। 7 आजमगढ़ में फाका कसी, यानी इसमें टोटल 7 अध्याय है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एनटीए लगातार 2-3 सालों से प्रश्न पूछ रहा है और आगे भी यहीं से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। और जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है वो कविता वाली यूनिट से है, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। जले ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिल कूक, जो ये पंक्ति है ये पूछी गई है कि आप मिलान करो ये किस कवि के। तो हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है वो 2 है, यानी जो जले ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिल कूक, इसका जो सही आंसर है वो नागार्जुन है। और ये जो शासक की बंदूक है जो अपने सिलेबस में लगी है उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। दूसरा जो बी है वो सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जयशंकर प्रसाद है। सी ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो महादेवी वर्मा है। डी चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती है नुकीले तेज प्रकाशी, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो मुक्ति बोध है। और ये हम देख भी सकते हैं, ये देखो ये विद प्रूफ, ये जो अपने सिलेबस में लगी हुई दृष्टि वाली गाइड है, ये पंक्ति वहीं से उठाई गई है। यहाँ पर ये देखो लिखा भी है कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासक की बंदूक, जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिल ला कूक, बाल लबंका करती शासक की बंदूक। ये अपने सिलेबस की कविता, और जो ये प्रूफ मैंने लिया है वो दृष्टि वाली गाइड से उठाया है। जो अगले क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बालदेव ने बावनदास की गांधी जी की वाली जो चिट्ठी वाला जो बस्ता है वो क्यों जला दिया? इस प्रश्न को लेकर बच्चों में बहुत से डाउट है, क्योंकि कुछ इसका जो आंसर है वो 4 मानते हैं, कुछ 1 मानते हैं। हम देख लेते हैं कि इसकी जो ऑप्शन है वो क्या है। ताकि बावनदास है वो मिनिस्टर न बन पाए, ताकि बावनदास गांव का मुखिया न बन जाए, ताकि बावनदास लक्ष्मी के चित्त से उतर जाए, ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब न करे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1, जो एनटीए ने भी माना है। और मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इसका आंसर 1 कैसे है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालदेव अब
रहते इन चिट्ठियों को नहीं दे सकता। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहरलाल नेहरू जी बावनदास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यो भी आज तक जितने लीडर आए हैं इन सब ने बावनदास जी से हंसकर बातें की है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो जवाहरलाल यानी जवाहरलाल नेहरू है वो बावनदास को कहीं मंत्री संतरी ना बना दे, इसलिए जो उनका जो बस्ता है जो बावनदास ने गांगुली को देने के लिए दिया था वो ये जला देते हैं, जिससे जो लक्ष्मी दासीन है वो उस पर क्रोध भी करती है बालदेव पर, और जो बालदेव है वो लक्ष्मी दासीन के साथ ही गृहस्थी बसाए हुए हैं। और ये जो उठाया गया है वो अध्याय 21 से लिया गया है। क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर जो ये कृतियां दी गई है इसमें बताना है कि जो कौन सी आदिवासी विमर्श को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो यहाँ पर 4 है। एक जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, मन मांझने की जरूरत, मन मरंग घोड़ा, नीलकंठ हुआ, परमथ्यु गाथा। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 है, यानी जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द और मन मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो परमथ्यु गाथा है वो धर्मवीर भारती की रचना है। तो सबसे पहले अगर हमें अल्टीमेट लगा के करना हो तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जब कि जो ये परमथ्यु गाथा है वो धर्मवीर भारती की फेमस रचना है, और धर्मवीर भारती है वो केशोरी और भावुकता के कवि है, न कि आदिवासी विमर्श की। और एक जो ये फेमस रचना एक और यहाँ अन्य दी गई है वो ये है नगाड़े की तरह बजते शब्द, जो निर्मला पुतुल की है। अगर ये दोनों क्वेश्चन का जो अगर हमें आंसर पता हो तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ठीक होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो निर्मला पुतुल है वो एक महिलावादी विचारधारा और जो आदिवासी जो विचारधारा है उसको लेकर इन्होंने अपनी जो लेखनी है वो चलाई है। तो इसमें अगर हमें पता है बी पता है तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन 1 में है, 2 में है और 4 में है। तो इस प्रकार हम अल्टीमेट लगाकर ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको जो परमथ्यु गाथा है वो धर्मवीर भारती की रचना है, और धर्मवीर भारती की जो कविता का जो केंद्र है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और किशोरी और भावुकता है, न कि आदिवासी विमर्श। और ये उनकी जो परमथ्यु गाथा है वो PYQ है, पहले भी पूछा हुआ है। और ये नगाड़े की तरह बजते शब्द निर्मला पुतुल का ये भी PYQ है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो ये आसान ही है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो JRF निकालने में मदद करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, एक तो प्राप्त तो उद्दक, दूसरा वीणा पाहिनी, पाणी मारामारी और संचेत। इनमें बताना है कि कौन से में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। अब जो प्राप्त उद्दक है उसमें जो है वो समानाधिकरण बहुब्री समास है, और जो वीणा पाणी है उसमें वैधिकरण बहुब्री है, मारामारी में व्यतिहार बहुब्री और सचेत में तुल्य योग्य बहुब्री। अब मैं आपको ये चारों जो समास है बहुब्री के मैं करवाती चलूंगी, क्योंकि अगली बार NT यही पूछ ले कि बताओ कि वैधिकरण जो बहुब्री समास है उसकी परिभाषा क्या है। और जो हमें इनकी जो परिभाषा अगर पता है तो फिर इसको हम कर सकते हैं। और मैंने इसको भी प्रूफ रखा है कि ये प्रश्न जो कहाँ से उठाया गया है। तो ये जो प्रश्न है वो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये वासुदेव जी की रचना है और ये उसी से लिया गया है। तो हम सबसे पहले जो समानाधिकरण बहुब्री समास है उसको पढ़ेंगे। इसमें समानाधिकरण जो बहुब्री समास होता है इसमें जो प्रथम पद है अर्थात जो कर्ता कारक की जो विभक्ति है, जो कर्ता कारक की जो विभक्ति के होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो जाता है। यानी जैसे प्राप्त है उद्दक, जिसको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राप्त तो उद्दक, यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि मान लो कि जो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि मान लो जो शब्द दिया गया है अगर उसको हम तोड़ते हैं तो उसमें
अगर कोई कारक की विभक्ति आती है, जैसे ग्राम्य गत, गाम को गया हुआ, यानी प्राप्त उदक, यानी कर्म में उदत, यानी जीती गई इंद्रिया जिसके द्वारा, यानी जितेंद्रिय के द्वारा यहाँ पर कारक है। दत्त है भोजन, जिसके लिए यहाँ पर भी संप्रदान कारक है, यानी जिसमें कारक की जो विभक्तियां जुड़ी हो वो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। और इसके हम जो उदाहरण है वो दे सकते हैं, जैसे पीताम्बर, नेकाम, सत, खंडा। जो अगला समास है बहुब्रीहि का, वो है नंबर 2 वैधिकरण बहुब्रीहि। जो ये समास है वो समानाधिकरण में जहाँ दोनों पद प्रथम या जो कर्तावाद कारक की विभक्ति के होते हैं, वहां पहला पद तो प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक की विभक्ति के रूप का ही होता है, जबकि बाद वाला पद संबंध या अधिकरण कारक का हुआ करता है। जैसे सूल है पानी, पानी माने हाथ होता है में जिसके, यानी सूल पानी। वीणा है पानी में जिसके, वीणा पानी। तो हम यहाँ पर इसका देख सकते हैं, ये यहाँ पर वीणा पानी पूछा हुआ है, तो इसमें वीणा पानी में कौन सा है, वैधिकरण बहुब्रीहि समास। और ये डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की किताब है। ये वापस सॉरी ये 2-3 पर रिपीट हो रहे हैं। हाँ, ये अब हम देख रहे हैं तीसरा तुल्य योग्य बहुब्रीहि। इसको ही हम सह बहुब्रीहि समास भी बोलते हैं, यानी जिसमें पहला पद सह हो वह तुल्य योग्य बहुब्रीहि या सह बहुब्रीहि समास कहलाता है। सह का अर्थ है साथ, और समास होने पर सह की जगह केवल सह रह जाता है। इस समास में यह ध्यान देने वाली बात है कि विग्रह करते समय जो सह बाद वाला या दूसरा शब्द प्रतीत होता है वह समास में पहला हो जाता है। जैसे जो बल के साथ है वह सैबल, जो देह के साथ है वह संदेह, जो परिवार के साथ है वह परिवार, जो चेत यानी होश के साथ है वह सहचेत। और ये सहचेत ही पूछा गया था, तो सहचेत में सह बहुब्रीहि या तुल्य योग्य तुल्य योग बहुब्रीहि समास है। हम अगला देख लेते हैं, जो चौथा व्यतिहार बहुब्रीहि है, उसकी जो परिभाषा हम समझ कर आगे ही चलेंगे, क्योंकि क्या पता एनटीए अगली बार इसकी डेफिनेशन ही पूछ ले कोड वाले क्वेश्चन में। जिसमें घात प्रतिघात सूचित हो उसे व्यतिहार बहुब्रीहि कहा जाता है। इस समास की विग्रह से यह प्रतीत होता है कि इन चीज़ों से और इस या उस चीज़ से जो लड़ाई हुई, जैसे मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई वो मुक्का मुक्की, गुस्से गुस्से से जो लड़ाई हुई गुस्सा गुस्सी, बातों बातों से जो लड़ाई हुई बाता बाती, इसी प्रकार खींचातानी, कहा सुनी, मारा मारी, ये देखो यहाँ पे है ना, डंका डंडी, लाठा लाठी आदि। मेरा ये जो यहाँ पर ये समास है उसको संपूर्ण रखने का मकसद यही है कि जो एनटी है वो अगर एक पेज से भी अगर एक बार क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते तो वो 2-3 सालों से वैसे ही उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार उन्होंने बहुब्रीहि समास पूछा है, क्या पता अगली बार वो द्विगु समास या अव्ययभाव समास डीप में जाकर पूछ ले या ऊपर ऊपर से पूछ ले। तो आप इसको समझते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो स्कंदगुप्त नाटक से है, और ये जो कथन है वो धातुसेन का है। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो 4 है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो कथन है वो प्रख्यात कीर्ति और धातुसेन के मध्य में हुआ है। और ये जो प्रश्न है वो शायद PYQ है, और ये जो धातुसेन की जो सारी पंक्तियाँ है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपसे एक मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप जो धातुसेन है उसकी सारी पंक्तियाँ स्कंदगुप्त नाटक को पढ़कर एक जगह नोट डाउन कर ले। और ये जो अंक जो 4 है, चौथा अंक है, उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा है कि हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और जो प्राचीन वर्गीकरण है वह स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। नंबर 2, स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी इसमें
कोड वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस एक है वो पॉइंट है, वो इसमें कहा गया है कि आप छांटिए कि कौन सा गलत है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमें पता है कि जो स्वर है उसकी 3 पार्ट है, हर्ष, मात्रा के आधार पर दीर्घ और प्लुत। हर्ष में और सबसे पहले हर्ष, फिर दीर्घ और प्लुत। इसको जो ये मुझे क्वेश्चन है वो एक मैगजीन आती है हिंदी की, विद्यापीठ, उससे ये मुझे क्वेश्चन का आंसर मिला है, तो आप ये देख सकते हो। इसमें जो बताया गया है कि जो हर्ष स्वर है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा अथवा कम से कम समय लगता है वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ऊ, री हर्ष स्वर है। और दीर्घ स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में हर्ष से 2 गुना समय लगता है वो दीर्घ है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है। और प्लुत, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जिस स्वरों में उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय प्लुत स्वर कहलाता है, और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय। जैसे ओम, ओम प्लुत स्वर है। तो ये हमारा बहुत ही, हमें तो इसको इजी क्वेश्चन ही कहूँगी। और जो ऊपर वाले 3 पॉइंट है वो बार बार एनटी के द्वारा पूछे भी जाते हैं। और ये जो प्रूफ मिला है वो विद्यापीठ मैगजीन निकलती है रोहतक से, ये मेरे को वहीं से इसका प्रूफ मिला है। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? नंबर 1, 1000 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। बी, मुख्य छंद है वो कवित, छप्य, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। इसमें 69 समय या इसको हम सर्ग या अध्याय है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र कल्लड़ ने पूरा किया। पृथ्वीचंद, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा बाटों, जो घटना और जो संबंध है उसको बाटों की कल्पना नहीं मानते। तो इसका जो आंसर है वो 4 है, यानी इसमें डी और जो ई ऑप्शन है वो गलत है, ऊपर वाले 3 सही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वीराज रासो है उसको चंद्रबरदाई के पुत्र कल्लड़ ने नहीं, जल्लड़ ने पूरा किया है। और दूसरा जो ई पॉइंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि जो रासो में वर्णित जो घटना और जो संबंध दिए गए हैं वो बाटों की कल्पना जो हीराशंकर ओझा है वो मानते हैं, न कि यहाँ पर इसका विपरीत दिया गया। अगर नहीं हटा देते तो ये सही होता। और जो ये प्रश्न पूछा गया है वो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास से पूछा गया है। ये यहाँ पर विद प्रूफ आप दे सकते हो कि पृथ्वीराज रासो है वो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। और यहाँ पर चौथी पंक्ति में दिया हुआ है कि इसका जो पिछला पुत्र है वो उसके पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया है। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आगे की जो कहानी है उनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। और इससे पहले भी शायद ये ही कुछ रचनाएं थी जिनका पहले भी क्रम पूछा गया है। ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसका आंसर सीधा सीधा 1 है, यानी सबसे पहले विपथ का, फिर ग्रेगिन, फिर हिलिबॉन की बतके, फिर जयदोल 51 और फिर कलाकार की मुक्ति, डी। ये देखो, और जो क्वेश्चन है वो मुझे आंसर मिला है हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। इसमें कुछ 2-3 रचनाओं के सन यहाँ पर दिए गए हैं और 2-3 के नहीं मिले। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें जो संस्था है उनकी स्थापना के अनुसार पहले के बाद के क्रम में इनको लगाना है। भारतीय ज्ञानपीठ, हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद, फोर्ट विलियम कॉलेज, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, संगीत नाटक अकादमी। तो इसका जो आंसर है वो 4 है, यानी सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज 1900 और उसके बाद डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर हिंदुस्तान अकेडमी, फिर संगीत नाटक अकादमी और उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ। और जो ये मुझे प्रूफ मिला है वो दृष्टि वाली गाइड से मिला है। जैसे सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक है वो चिंतामणि घोष 1900,
और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो मद्रास 1918, हिंदुस्तान अकेडमी 1927, संगीत नाटक अकादमी 1952, साहित्य अकादमी 1954। ये देखो दृष्टि गाइड से ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया है। जो ये क्वेश्चन है 61, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? F.R. लेविस, रोमन जेकोब्सन, विक्टर स्लोवस्की, बोरिस एक्नेबॉम। तो इसका जो आंसर है वो ए है। F.R. लेविस रूसी रूपवाद से संबंधित नहीं है। और जो ये क्वेश्चन है वो दृष्टि वाली गाइड से उठाया गया है। जो इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया गया है उसमें देखो बोरिस एक्नेबॉम, विक्टर स्लोवस्की, रोमन जेकोबस का नाम इस आंदोलन में प्रमुख रूप से आता है और ये तीनों यहाँ पर दिया गया है। और F.R. जो लेविस है वो नहीं है। तो ये हमें दृष्टि वाली गाइड से इसका प्रूफ मिला है। क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है पूछा है कि माँ बच्चे को खिलाती है, पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, लड़के ने कपड़ा सिलवाया। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है, यानी आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो ये इसका जो आंसर 3 किस कारण सही है। तो ये जो मुझे इसका प्रूफ मिला है वो विद्यापीठ टाइम्स मैगजीन से मिला है। इसमें बताया गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया बनाने की कुछ नियम है। जैसे मूल धातु के अंत में आना जोड़ने से पहले प्रेरणार्थक क्रिया बनती है और वाना जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे अगर हंसना है तो अकर्मक, यानी जो ऊपर वाला देखो यहाँ पर माँ बच्चे को खिलाती है, यानी यहाँ अकर्मक है तो सकर्मक पर मतलब अकर्मक क्रिया में खिलाती, हंसता, खेलता बनता है, क्योंकि माँ बच्चे को खिलाती है। क्या खिलाती है? खाना भी खिला सकती है, रोटी भी खिला सकती है, दूध भी खिला सकती है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। और पिता अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पर देखो हंसवाना, दौड़ाना। और जो तीसरा है लड़के ने कपड़ा सिलवाया, यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। जैसे रखवाना, रुलवाना, फुड़वाना। मतलब यहाँ पर वो जो एग्जैक्ट शब्द है वो तो नहीं दिए गए, परंतु हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर इस जो पेज को है वो अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आगे भविष्य में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 63, नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में किस सप्तक के कवि है? तो ये चौथे सप्तक के कवि है और ये हमें दृष्टि वाली गाइड में सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाता है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सप्तक है उसमें 7 कवियों का संकलन होता है और वो अंग्रेजी द्वारा इनका संकलन किया गया है। इसमें जो 7 कवि है वो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभस, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। और ये जो है दृष्टि वाली गाइड का पेज है। अगले क्वेश्चन में तीसरी कसम कहानी से पंक्तियों का क्रम पूछा गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा हो। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर एनटीए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए उसमें जो मूल पुस्तकें, कहानी, उपन्यास, नाटक लगे हुए हैं उनको आप न केवल पढ़े बल्कि अच्छे से पढ़ते हुए उनको समझकर अपने नोट्स है वो खुद तैयार करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में वो आपके काम आए। और जो इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं अगर वो आप ध्यान में रख लेंगे तो आपके जो क्रम वाले क्वेश्चन हैं वो भी ठीक होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर है वो 4 है, यानी सबसे पहले चलो भैया जान बची तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। फिर इसके बाद है वो डी है, और इस बार जनानी सवारी, और है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी
महक 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 रहा है। उसके बाद है बी, इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। उसके बाद है सी, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। उसके बाद है ई, ईसा हरदम रुपया पैसा रखिए, ये रुपया क्या करेंगे चादर का। अगर ये कहानी आपने अगर पढ़ी है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं बल्कि ऊपर ऊपर से ही पूछा गया था। अगले क्वेश्चन, ये एक PYQ क्वेश्चन है और जो बार बार एनटीए का फेवरेट बना हुआ है। ये बहादुर दशा के अंक है और उनका क्रम पूछा गया है और इसका सही आंसर है वो 2 है। तो हम देख लेते हैं, जो पहला अंक है वो वीथी है, दूसरा जो अंक है वो शमशान और टूटे फूटे मंदिर है, तीसरा अंक है वो मैदान है और 5वां अंक किताब खाना है जहाँ पर 7 सभ्यों की एक टोली बैठी हुई है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इजी क्वेश्चन था और इसको बच्चे गलत भी काफ़ी करके आए हैं। जो मेरे आसपास के हैं, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है जो एग्ज़ाम दे कर आए हैं, उनका लगभग ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसका भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों गलत हुआ है। इसमें जो गलत है आंसर वो है 2, एक टोकरी भर मिट्टी। जो ये एक टोकरी भर मिट्टी है वो माधव प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई माधव राय सप्रे की रचना है 1901 की, जो छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो सुदर्शन है वो माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित है। सब मिट्टी हो गया, ये भी माधव प्रसाद मिश्र की है और विषय उपकारक का संबंध भी माधव प्रसाद मिश्र से है। तो ये देखो यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी है वो माधव राय सप्रे की है और इसको बच्चे जल्दबाजी में गलत भी काफी कर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पंडित उदयशंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसका जो आंसर है वो एक ही है और इसका जो कमला है वो भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। यह एक सामाजिक नाटक है, इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, इसमें सामाजिक असमंजस का माध्यमिक चित्रण है। अगर हमें ये रचना ध्यान नहीं है इसका प्रकाशन वगैरह, तो भी अगर हमें इसमें से अगर हम तुक्का भी लगाना चाहिए, अगर हमने मोटा मोटा पढ़ रखा है तो भी हमें इतना तो जरूर पता होता है कि जो कमला है वो भट्ट जी की प्रथम रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोसुला कैटर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। बी, हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक 1679 में लिखी गई है। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई है। डी, यह पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ई, इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्यहर्थ लिपि का नाम उन्होंने अक्षर नागरी बताया है। इसका जो आंसर है वो 2 है, यानी इसमें जो सत्य कथन है वो ए और सी है। हिंदुस्तानी ग्रामर है वो जोहान जोसुला कैटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है और सी, हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडिफाई कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले PYQ में पूछा गया है कि हिंदुस्तानी ग्रामर किसकी रचना है और अब इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है और जो इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो पांडे वाली पुस्तक में हमें मिलता है। यहाँ पर लिखा है कि जो खड़ी बोली की जो प्रथम व्याकरण पुस्तक है वो सन
1715 के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानसन जोशुला कैटलर ने लिखी थी। और जॉर्ज गियर्सन और सुनीति कुमार चाटुर्जा के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिल्स्ट्राइड द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 है। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट दिया गया वो खड़ी बोली की जो अभी पूछा गया है, ये यहाँ से सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाता था। यहाँ पर इसमें इसका हम जो प्रूफ है वो देख सकते हैं, ये पांडे वाली पुस्तक से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जा के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी उसने कहा के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। और ये भी एक PYQ है जो कई बार सेट के एग्जाम में या प्रोफेसर के एग्जाम या नेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। और जो ये है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से उठाया गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि घटना ऐसी है, इसकी ऐसी है कि जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जा के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जा प्रगल्भता वेदना की विवश विवृत्ति नहीं है। 70 क्वेश्चन नंबर, कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन है वो हम डिफिकल्ट कह सकते हैं। इसका जो आंसर है वो 3 है। यानी सबसे पहले स्वयं व्यस्त पर शांत बने रहे, उसके बाद B शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते हैं, फिर D ये विज्ञान भरे अनुशासन, उसके बाद C क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते हैं, उसके बाद यही त्रिपुर है देखा तुमने। तो बच्चों ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है? इसका आंसर है वो 3 है, यानी B हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व, इसका आंसर 3, हाँ बी आंसर वो सही है। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है, यानी 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है। उसके बाद D तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है। और उसके बाद जो केरल में जो नवजागरण हुआ उसका जो सार तत्व है वो बुद्धिवाद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत है, जे ही चितवत एक बार। ये क्वेश्चन बार बार एनटीए द्वारा पूछा जाता है, पर इस बार एनटीए ने इसको थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। इसको कई बच्चे बिहारी सतसई का भी मानते हैं, क्योंकि इसकी जो रचना शैली है वो बिहारी की दोहों जैसी है, परंतु इसका जो सही आंसर है वो 2 यानी अंग दर्पण का है। और जो ये क्वेश्चन है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास से उठाया गया है। ये आप यहाँ पर इसका प्रूफ भी दे सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि यह अंग दर्पण का ही है, पेज नंबर 250, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 73, दक्षिण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो यहाँ पर जो महात्मा फुले ने 1863 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, अगर हमें ये ध्यान में है कि जो ज्योतिबा फुले उन्होंने 1863 में नहीं, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में उन्होंने की थी। तो यहाँ पर जिसमें अगर हम इसको अल्टीमेट से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर ए लिखा हुआ है वो हमारा कट जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है 4, यानी जो इसमें जो सही है वो C, यानी डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। और गांधी जी का जो सिद्धांत है वो पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक
थे। और जो ये प्रूफ है वो हमें दृष्टिवाणी गाइड में मिलता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनके बीच जो मतदान था वो अलग मतदान सूची को लेकर था। और इसके अलावा ये जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है वो पुणे में ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जिसके आगे पीछे भाई बहन माँ बाप नहीं परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। कोशिका घटवार कहानी में यह कथन किस पात्र का है। तो इसके आंसर को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कहानी है वो एनटीए की पिछले 1-2 साल से फेवरेट बनी हुई है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके अलावा एक और है कहानी अपना अपना भाग्य, उससे भी आगे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछली बार इससे प्रश्न पूछा गया था कि जो बंधानी है वो किस प्रकार चल रही है, उसकी आवाज़ को पूछा गया था। और देखो इस बार थोड़ा सा एनटीए ने आगे बढ़ते हुए यहाँ से संवाद को पूछ लिया। उसी प्रकार अपना अपना भाग्य में पिछली बार क्वेश्चन वहाँ से पूछा था और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए जो नेट की सिलेबस में आपके कहानी लगी हुई है वो सारी ही इम्पोर्टेंट है। आप उनको एक बार से आपको ध्यान नहीं रहता तो आप 2-3 बार पढ़कर उसको कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए अगर कहानी से पूछा जाए। जो इसका आंसर है वो 2 है, लक्ष्मा का बाप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है, तो इसका आंसर है वो 4 है। हमें पता है कि जो नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना संवत 1950 में हुई थी। इस जो सेकंड ऑप्शन है, इस सभा में जो सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। और जो तीसरा सही है वो है, इसके प्रथम जो सभापति थे वो भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास थे। अगली बार अगर एनटीए ने इसको थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ सकता है कि फुफेरे भाई की जगह अगर ममेरा भाई दिया होता तो ये भी गलत हो जाता। आपको ये ध्यान रखना है, जो बाबू राधा कृष्ण दास है वो भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं, न कि ममेरे भाई। और बहुत सारे बच्चे इसको 2 भी करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल लिखा हुआ है कि जो बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है, जो कि गलत है। और इसका जो आप प्रूफ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में देख भी सकते हैं। और जो क्वेश्चन का जो आंसर 4 रोंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो नागरी प्रचारणी पत्रिका में जो प्रारंभिक संख्या को यदि हम निकाल कर देखें तो यहाँ पर अनेक विषयों के लेख के अतिरिक्त कविताएं भी मिलती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि कविता नहीं मिलती। जो आरंभ में इसमें जो इसके जो अंक निकले थे वहां पर लेख के अलावा कविताएं भी छपती थी नागरी प्रचारणी सभा में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से काव्य शास्त्र वाली यूनिट से पूछा गया है। जो इसका सही आंसर है वो 3 है। सबसे पहले विरेचन सिद्धांत, हमें पता है ये अरस्तु का है, एक द फेमस सिद्धांत है। और उसके बाद उदात्त का सिद्धांत ये क्रौंचे का है, 2री सदी के है ये। उसके बाद काव्य भाषा का सिद्धांत जॉन ड्राइडन। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सॉरी, या तो इसका जॉन ड्राइडन या वर्ड्सवर्थ, इन दोनों में से काव्य भाषा का जो सिद्धांत है इसका आंसर होगा। उसके बाद अभिव्यंजनावाद क्रौंचे का, और उसके बाद ई मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स का। और ये हमारे सिलेबस से पूछा गया है, इसलिए सिलेबस को आप 1-2 बार पढ़कर याद कर ले। उसको आपको कंठस्थ सिलेबस होना अनिवार्य है, क्योंकि एनटीए बहुत बार सिलेबस से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, कभी क्रम से, कभी कोई संत या कभी किसी रचना के कवि के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये सिलेबस से है। क्वेश्चन नंबर 77, छायावादी कवियों की कल्पना
लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है। तो इसका जो सही आंसर है वो इलाचंद जोशी है। 77 नंबर का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 इलाचंद जोशी है। अगले क्वेश्चन 78 नंबर, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जीव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उर्वशी है, यानी 3। जो अगला क्वेश्चन है उसमें काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में पूछा है और ये एक PYQ है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो, ये दृष्टि वाली गाइड से मैंने इसका प्रूफ लिया है। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। सबसे पहले भारत भारती 12, उसके बाद प्रेमल 1930, उसके बाद ई उर्वशी 1961, उसके बाद सी अकाल में सारस, उसके बाद डी पहाड़ों पर लालटेन। जो ये देखो परिमल है वो 1930 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और जो पहाड़ों पर लालटेन 1981 मंगलेश डबराल की है और मंगलेश डबराल का जो जन्म है 1948 और मृत्यु 2020 में हुई है। और जो भारत भारती है वो मिथिली शरण गुप्त की है। और अगली बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत भारती की जो शैली है वो क्या है? जो ये विवरण शैली में लिखा हुआ एक काव्य है, कविता है। और उसके बाद जो केदारनाथ की है वो जमीन पक रही है 1980 और ये दृष्टि वाली गाइड में हमें बहुत इजीली मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? इसका जो आंसर है वो रोला बार्थ और ये भी दृष्टि वाली गाइड में इसका प्रूफ हमें मिल जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर 4 कृति दी गई है यूनिट 10 की और उनको सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो 4 है। मैं इसके जो ऑप्शन है वो इसलिए रीड नहीं करा पा रही हूँ क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वीडियो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जो अब इसके करेक्ट आंसर ही देख रहे हैं, जो आवारा मसीहा है उसका जो मिलान होगा वो 3, यानी बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते है वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या न हो। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका करेक्ट आंसर है 4। लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुकी है। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने जो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उमड़ा, जो उससे नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामले में भी शायद ये भूमिका से पंक्ति है। और जो मुर्दैया सी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1। जब मैं 3 साल का हुआ तो गांव में चेचक की महामारी आई और मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। इसमें गहरा ही नहीं, इसमें लेखक जो डॉक्टर तुलसीराम है उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई और जिसके कारण वो अपशकुन की श्रेणी में आने लगे थे। उसके बाद DA कहानी यह भी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो B। लेखन एक अनवरत यात्रा जिससे न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही जिसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रचना है वो अपने पाठ्यक्रम में लगी हुई है। जो बच्चे 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो अच्छे से पता है, और जो बिगनर अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये जाकर अपने जो कॉलेज की लाइब्रेरी है या आसपास कोई लाइब्रेरी है या यूट्यूब वगैरह से इन रचनाओं को पढ़ ले। आपको अगर इसकी PDF मिल जाती है तो आप इन PDF को एक बार रीड अवश्य कर ले, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर क्वेश्चन न होकर
सिलेबस का ही है, जो पुराने बच्चे हैं वो अच्छे से इसको जानते हैं और बिगनर सोच रहे हैं कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे। इसमें जो है वो दाता दीन के प्रति ये उदार किसके हैं? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो धनिया है। कुछ बच्चे इसका गोबर भी कर कर आए हैं, पर मैं बता दूं कि ये संवाद उस वक्त का है जब होरी बैल खोल ले जाता है और जो होरी के बैल जो भोला खोल कर ले जाता है, तो होरी के पास बैल न बचने की वजह से अपनी भूमि बिना जोते रह जाती है। तब दाता दीन उदार होकर कहते हैं कि बैल मेरे और खेत तुम्हारे, मेहनत तुम करो और आधी फसल मुझे दे देना। तब वह उस पर निगरानी रखता है सारा दिन और धनिया और जो भोरी है उनको आराम नहीं करने देता। तब दाता दीन धनिया से कहता है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा। तब उसके प्रतिकार में धनिया कहती है कि भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो। ये देखो यहाँ पर मैंने इसका प्रूफ भी रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन, ये भी एनटीए का 1-1.5 साल से फेवरेट बना हुआ है, यहाँ से भी क्रम वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो 4 है, यानी सबसे पहले भारिय प्रांत, और इसको यहाँ पर इसको देखेंगे क्योंकि ये आपके टिप्स पर याद होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। जो अंधेर नगरी है उसमें 6 अंक है, जो प्रथम अंक है उसका नाम है भारिय प्रांत, नंबर 2 बाजार, तीसरे अंक का नाम है जंगल, चौथे का राज्यसभा, 5वें का अरण्य और जो छठा अंक है उसका नाम शमशान है। और एनटीए लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। अगले क्वेश्चंस में कुछ समाचार पत्र है और उनका प्रकाशन वर्ष से मिलान करना है। तो सबसे पहले उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन वर्ष है वो हम सबको पता होता है क्योंकि ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। सरस्वती पत्रिका 1900, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 यानी ए, और नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 यानी संवत 1950, जो पीछे भी पूछा गया है। और यहाँ पर जो ये मैंने इसके प्रूफ रखे थोड़े ब्लर आए, इसके लिए सॉरी गाइस, और दृष्टि वाली गाइड में इसके आंसर हमें मिल जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। और जो ये 2 संस्थाएं हैं, ये नागरी प्रचारणी काशी, ये मुझे विद्यापीठ मैगजीन से इसके आंसर मुझे मिले हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं है। जिसने ये कहानी पढ़ी है उसके लिए ये द इजी क्वेश्चन रहने वाला है। और कहानी पढ़ने का, चाहे कहानी हो या कोई भी जो ऑथेंटिक बुक्स अपने पाठ्यक्रम में लगी है, उसके पढ़ने का एक मोटिव ये भी रहता है कि अगर हम कहानी अपने यहाँ पढ़ लेते हैं तो हमें उसके जो पात्र है वो मुजबानी याद हो जाते हैं और ये क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी यानी ददन मियाँ। इसमें शेरे जो सिक्का बदल गया कहानी में है, दाऊद खां भी है और सहानी भी है। सहानी इसकी मुख्य पात्र है। ये जो दाऊद खान है ये इसमें सिपाही है और जो शेरे है वो सहानी का यहाँ पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 87, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो निक्षेप है और ये पिछली बार भी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में एक सत्य तथ्य को पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो 2 है। इसकी जो भूमिका है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी है और जो इसका ये जो समर्पित है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है और जो इसका पहला संस्करण है वो 1956 में ही आया था। अगर आपने ये पूरी पुस्तक न पढ़कर ऊपर से भी इसके जो 5-4 पेजेज है जो भूमिका समर्पण और जो आपने अगर ये पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर देते थे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय यानी इसमें 4 अंक है और उन चारों अंकों का नाम ये है। प्रथम अंक का नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसके अंदर 3 और जो अंक है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है और जो दूसरे अंक का नाम है वो प्राचीन हिंदुत्व से विरोध। इसके अंदर 7 अध्याय है। अंक जो 3 है वो हिंदू संस्कृति और इस्लाम है जिसके अंदर 12 अध्याय है। अंक 4 है वो हिंदू संस्कृति और यूरोप, इसको 17 भागों में आगे डिवाइड किया गया है। तो हम इसका सीधा सीधा आंसर कर सकते थे अगर हमने इसको ऊपर से पढ़ा था कि तीसरे अध्याय का नाम भारतीय संस्कृति और यूरोप न होकर भारतीय संस्कृति और इस्लाम है जिसमें 12 अध्याय और है। पिछली बार मैं आपको बता दूं कि इससे जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें जो ये अध्याय है उसके जो ये उनके अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम अंक जो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव है इसमें जो ये 3 अंक हैं उनके क्रम को पूछा गया था। तो आप इसको आगे पीछे से अच्छे से एक बार जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन में रचनाकार और उनकी रचना है आपको मिलान करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों रचनाएं हैं वो एक नाटक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो नाटक है वो प्रद्युमन विजय है और जो लाला श्रीनिवास का है वो प्रहलाद चरित्र है। राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर और जो ये है वो दृष्टि वाली गाइड से पूछा गया है। ये देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युमन विजय और रुक्मिणी परिणय ये बार बार पूछा जाता है और श्रीनिवास दास के भी ये जो तीनों चारों नाटक है वो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति से संबंधित है। तो देख लो दोस्तों यहाँ पर कितने क्वेश्चंस है वो कहानी और निबंध से पंक्ति वाले पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन रचनाओं को बारीकी से डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 है यानी सी। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हम मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। उसके बाद ई मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है और जिसका प्रयोजन यह है कि उससे हमारा दृढ़ संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो निबंध है और उनकी पंक्तियां फिर पूछी गई है। इसमें बताना है कि कौन सी पंक्ति किस निबंध की है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1 और 3 दोनों हैं क्योंकि जो 1 और 3 की जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है। और इसमें जो उठ जाग मुसाफिर है उसका है जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है यानी इसका 20 सही है। और उत्तर फाल्गुनी के आसपास इसका जो करेक्ट आंसर है वो जवानी एक चमाचम धार धार खड़क है। मजदूरी और प्रेम निबंध का है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आंसर 3 है यानी अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हीं कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं पर पिता की मैं हूँ अनुकृति।
यही मैं हूँ। उपयुक्त पंक्ति की रचयिता है वो रघुवीर साये है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उनको पहले के बाद के क्रम में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 1 है। इसको हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले कविता के नई प्रतिमान नामवर सिंह की, इसको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की, ये एक उपन्यास है, उसको 1996 में मिला था। और 2 पंक्तियों के बीच ये राजेश जोशी की रचना है और इसको 2002 में मिला था। टोकरी में दिक्कत अनामिका की 2020 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी नामवर सिंह को 1971 में, सुरेंद्र वर्मा को 96 में, राजेश जोशी को 2002 में और अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या पता अगली बार इसके अलावा जो अन्य रचनाएं लगी है उनसे साहित्य अकादमी भी पूछ ले, या जो अन्य पुरस्कार लगे हैं ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो अन्य उपन्यास है उनके क्रम भी एक बार आप ज़रूर ध्यान में रखें। क्या पता एनटीए अगली बार उन्हीं से क्वेश्चन उठा ले, या इसी के जो अन्य जो बच चुके हैं रचनाकार उनका पूछ ले। ये जो क्वेश्चन है वो अस्तित्ववाद से संबंधित है और जो इसका आंसर है वो 2 है। यानी अस्तित्व का मूलधारी व्यक्तिगत स्वच्छंदता है। और उसके बाद नीतीश ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ये भी सही है। उसके बाद छात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों थे। जो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें वैचारिक पृष्ठभूमि जो दृष्टि की गाइड है हमें उसमें मिल जाएगा। वैचारिक पृष्ठभूमि वाली जो यूनिट है उसमें, वहाँ पर इसका अलग अलग एक जगह तो नहीं रखा हुआ है ये सारा का सारा मैटर, पर हमें अगर अस्तित्ववाद को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग्यप्रक अर्थ दिया गया है। यानी ये जो पंक्तियाँ है वो किस में आई है, तो दोस्तों ये पंक्तियाँ बकरी नाटक में आई है और इसका प्रूफ ये यहाँ पर रहा कि डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ पर मिस्टेक से झंडा दिया हुआ है। ये बकरी नाटक की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 96, मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर पर पढ़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 विनय पत्रिका को उन्होंने ध्यान से पढ़ा था और ये है जो हमें भूमिका में मिल जाता है, क्योंकि नागर जी ने उपन्यास लिखने से पहले कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा था। जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी जो बेड़त, रेणु और जो रज्जु है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और जो ये मुझे इसका जो ऑथेंटिक सोर्स की जो मुझे प्रूफ मिला है वो आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन जी वाली पुस्तक में मिला है। तो आप यहाँ उकारांत संज्ञा में देख सकते हो कि वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु आदि जो उकारांत होती है वो स्त्रीलिंग होती है। पर इसके अलावा एक मधु शब्द है जो इसका अपवाद है, वो एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें तम्स उपन्यास के बारे में सही तथ्य को पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है 1। तम्स की जो रचना है वो रावलपिंडी शहर से जुड़ी विषमसानी की स्मृतियों के आधार पर है। तम्स की जो ज़्यादातर घटनाएं तथा उनसे जो जुड़े चरित्र है वो वास्तविक है। तो दोस्तों अगर आपने इसकी जो भूमिका है अगर वो पढ़ी है तो आप इसको सही कर सकते थे, क्योंकि ये जो ऊपर वाले पॉइंट है उसमें से पॉइंट नंबर 1 तो नहीं दिया है,
पर नंबर पॉइंट 2 है वो छोटी सी भूमिका है, 4-5-10 लाइनों की, और उसी में इसको मॉडिफाई कर क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें जो उपन्यास में जो नत्थु और जो उसकी पत्नी है वो वास्तविक न होकर काल्पनिक पात्र है, ये इसलिए गलत है। और जो रिचर्ड्स अंग्रेज अधिकारी है वो फसाद रुकवाने नहीं बल्कि उसने ही यहाँ पर फसाद करवाया था। और जो तम्स उपन्यास है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय नहीं बल्कि यह भारत पाक विभाजन को लेकर लिखा गया है। इसमें जो पत्रिका है उनको पहले से बाद के क्रम में पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। यानी सबसे पहले बाला बोधनी 1874, उसके बाद डी हिंदू, उसके बाद धर्मयुग धर्मवीर भारती की, उसके बाद ए आलोचना, उसके बाद तद्भव। तो ये भी मुझे दृष्टि वाली गाइड से इसका आंसर मिला है। यानी बाला बोधनी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1874 की रचना है। हिंदू है वो अंबिका प्रसाद वाजपेयी 1909 की रचना है। धर्मयुग धर्मवीर भारती 1950, आलोचना शिवदान सिंह चौहान 1951, तद्भव अखिलेश 1999। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो बिहारी जी का जो दोहा है उसकी पंक्तियाँ पूछी गई है और इसमें पंक्तियों को कंप्लीट करना है। और ये जो है वो जगतनाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित जो अपने पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहे लगे हैं उसी में से ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। तो यहाँ पर जो एंटी इसका जो आंसर मानना है वो 4 मानना है, पर जबकि इसका आंसर 2 है। यहाँ पर दे है दुल्हनिया की बाटे, इसका अर्थ जो सही है वो पंक्ति करेक्ट मिलान है वो जो जोवन ज्योति, यानी 3 से इसका मिलान हो रहा है। कानन चारी नैन मृंग, इसका जो सही है वो डी, यानी नागर नरन शिकारु। इसके बाद सी भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात, ये इसका जो आंसर है वो 2 है। और ये बिहारी का फेमस दोहा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। और जो डी है वो चितवनी रूखे दृगन की, इसका जो सही आंसर है वो हंसी बिनु मुस्कानी। इसको आप क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें जो राम का मुकुट भीग रहा है इसमें असत्य कथन पूछा गया है। तो जो इसमें जो आंसर करेक्ट है वो 4 है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो राम का मुकुट भीग रहा है वो प्रथम ललित निबंध नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का जवाब हो जाता है अगर हमने इसको डीप ना पढ़ा हो तो भी। 102 नंबर क्वेश्चन है वो अभी HPSC जो स्क्रीनिंग का पेपर कैंसिल हुआ है उसी से सीधा सीधा ये क्वेश्चन उठाया गया है, पर ये शेखर एक जीवनी के भाग 1 में है। और प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, बहनें उसे